नमस्कार। सबको अपने बचपन में सुनी कहानियां तो याद ही होंगी, है ना? सुनो कहानी। ये एक संग्रह है लोक कथाओं का। और ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। ये तो एक ऐसा खजाना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो आज चलिए इसी खजाने में छुपे कुछ अनमोल सबक खोजते हैं। चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे दादा दादी की सुनाई कहानियां वो सिर्फ किस्से कहानियां ना हो, बल्कि खुद को और इस दुनिया को समझने का एक पूरा नक्शा हो? आइए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। पहले हम इन कहानियों की विरासत को समझेंगे, फिर देखेंगे कि आखिर इन कहानियों में होता क्या है। हम छोटे छोटे हीरो से मिलेंगे, ताकत का असली मतलब जानेंगे और देखेंगे कि कैसे ये कहानियां समाज का आईना बन जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है पीढ़ियों की विरासत। देखिए, ये कहानियां सिर्फ कागज पर छपे कुछ शब्द नहीं हैं। ये एक धरोहर है जिसे एक पीढ़ी बहुत प्यार और उम्मीद से अगली पीढ़ी को सौंपती है। इस किताब की भूमिका में ही ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई है कि इसका मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं है। असल में ये बच्चों में पढ़ने की आदत डालने और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसे जिंदा रखने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो सवाल ये है कि आखिर इन कहानियों में ऐसा क्या खास है, क्या चीज इन्हें इतना स्पेशल बनाती है? आइए लोक कथा की इस जादुई दुनिया के दरवाजे खोलकर देखते हैं। लोक कथा मतलब वो कहानियां जिनका कोई एक लेखक नहीं होता। ये तो समाज की, हम सबकी मिलीजुली यादें होती हैं। इनकी जड़ें तो असल जिंदगी के संघर्षों में होती हैं, पर इन्हें कल्पना के धागों से बुना जाता है। और हर पीढ़ी इन्हें अपने तरीके से कहती है, सुनती है। और यही तो है लोक कथाओं की जादुई दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां जानवर बातें करते हैं, पेड़ सलाह देते हैं और पहाड़ भी चल पड़ते हैं। ये जो कल्पना की उड़ान है ना, यही इन कहानियों में जान डाल देती है और हमें सिखाती है कि दुनिया को देखने के और भी कई नजरिए हो सकते हैं। क्या खूबसूरत लाइन है। किताब की भूमिका का ये वाक्य लोक कथा के पूरे सार को एक लाइन में बता देता है। ये वाकई एक ऐसा झूला है जो हमें कभी कल्पना की दुनिया में ले जाता है तो कभी हकीकत की जमीन पर ले आता है। चलिए अब हमारी पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कथाएं अक्सर समाज के सबसे छोटे, सबसे कमजोर किरदारों को ही अपना हीरो बना लेती हैं। तो मिलिए इस कहानी की हीरो से, एक नन्ही सी गौरैया जिसका नाम है धीरा। अब होता ये है कि उसकी पूरी मेहनत की कमाई, जो कि दाल का बस एक दाना था, उसे एक घमंडी खूंटा निगल लेता है। पर धीरा भी हार मानने वालों में से नहीं थी। और बस यहीं से शुरू होती है इंसाफ पाने के लिए उसकी एक बहुत लंबी लड़ाई। जरा इस छोटी सी गौरैया का संघर्ष तो देखिए। वो मदद के लिए सत्ता की एक एक सीढ़ी चढ़ती है, पहले बढ़ई, फिर राजा, फिर रानी, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। सब अपनी ताकत के नशे में इतने चूर हैं कि उन्हें एक नन्ही सी जान की परेशानी दिख ही नहीं रही। ये सिर्फ एक गौरैया की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जो अक्सर कमजोर की आवाज को अनसुना कर देता है। और फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जब सारे बड़े और ताकतवर लोग मुंह फेर लेते हैं, तब कौन मदद करता है? एक छोटा सा मामूली सा चूहा। और जैसे ही वो छोटा सा चूहा मदद के लिए तैयार होता है, सत्ता का पूरा खेल ही पलट जाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत रुतबे या पद में नहीं होती, बल्कि सही काम करने की हिम्मत में होती है। अच्छा, इसी विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारी अगली कहानी ताकत और लीडरशिप के जो पारंपरिक परिभाषा है ना, उसे सीधे सीधे चुनौती देती है। ये कहानी है मणिपुर की। यहाँ एक राजा अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहता है, पर वो सबसे बड़े बेटे को नहीं, बल्कि सबसे योग्य बेटे को गद्दी सौंपना चाहता है। और इसके लिए एक घुड़दौड़ की प्रतियोगिता रखी जाती है। तो तीनों राजकुमार अपनी अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं। एक राजकुमार भाले से पेड़ को भेद देता है, दूसरा उसके ऊपर से छलांग लगा देता है, और सबसे छोटा राजकुमार सानातोम्बा तो उस पवित्र खोंगनांग पेड़ को जड़ से ही उखाड़ फेंकता है। हर तरफ उनकी वाहवाही होने लगती है। लेकिन जहां पूरी भीड़ राजकुमारों की ताकत का जश्न मना रही थी, वहीं एक नन्ही सी आवाज कुछ और ही कह रही थी। उनकी 5 साल की बहन सानातोबी, उसको राजकुमारों की शक्ति नहीं दिखी, उसे उस उखड़े हुए पेड़ का दर्द दिखाई दिया। वो उस बेजान पेड़ के लिए रो रही थी। और यही कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजा ऐलान करता है कि उसकी बेटी अगली शासक बनेगी। क्यों?
क्योंकि असली राजा वो नहीं जो विनाश करे, बल्कि वो है जो हर जीवित प्राणी का दर्द समझ सके। ताकत का असली मतलब क्रूरता नहीं, बल्कि करुणा है। क्या कमाल की सीख है। अब हमारी आखिरी कहानी एक आईने की तरह है। यह हमें दिखाती है कि कैसे समय के साथ साथ समाज के उसूल, उसकी नैतिकता बदल सकती है, या शायद पूरी तरह खत्म भी हो सकती है। ये कहानी राजस्थान की है और ये सोने के 7 कलशों के इर्द गिर्द घूमती है। एक ही खजाना, लेकिन 3 अलग अलग पीढ़ियों का उसके प्रति नजरिया बिल्कुल अलग है। देखिए कैसे 3 पीढ़ियों में मूल्यों का पतन होता है। पहली पीढ़ी जो ईमानदारी और आपसी भरोसे के लिए खजाने को ठुकरा देती है। फिर आती है दूसरी पीढ़ी जो व्यक्तिगत लालच में आकर भ्रष्टाचार का सहारा लेती है। और तीसरी पीढ़ी तक आते आते वही खजाना खूनी हिंसा का कारण बन जाता है। कहानी का नाम समय समय की हवा इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था। तो इन सभी कहानियों का आखिर मकसद क्या है? ये कहानियां हमें बताना क्या चाहती हैं? किताब के जो आखिरी शब्द हैं वो हमें इसका एक बहुत साफ जवाब देते हैं। ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, बल्कि एक कीमती अमानत है, एक ऐसी धरोहर जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है और जिसे हमें हमारी अगली पीढ़ी को सौंपना है। और अब आखिर में सवाल यही बचता है, कहानी सुनाने की इस सदियों पुरानी कड़ी में हमारी जगह कहाँ है? हम अगली पीढ़ी को कौन सी कहानी, कौन सी समझ और कौन से मूल्य सौंपकर जाएंगे? ये फैसला हम सबको करना है। वाकई सोचने वाली बात है।